वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग क्लासेस। दिस इज दिव्यांशी। जैसे कि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एग्जाम को लेकर, तो जीडीसी नर्सिंग क्लासेस आपकी मदद कर रहा है सीनेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। इस चैनल पे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सीनेट एग्जाम को लेकर, तो यहाँ पे हम आपको प्रिपरेशन करा रहे हैं केमिस्ट्री के बारे में भी, फिजिक्स के बारे में भी। एंड इसी के साथ ही साथ आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है नर्सिंग एप्टीट्यूड के ऊपर। इसके टॉपिक को पहले की वीडियोस में हमने शेयर करा है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हमने पढ़ाया था, उसमें कुछ एमसीक्यू को शेयर करा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में। तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इसके एमसीक्यू को प्रैक्टिस करते हुए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा एमसीक्यू है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड बिफोर द होम विजिट। होम विजिट करने से पहले क्या क्या चीजें प्रिपेयर की जाती हैं। अभी होम विजिटिंग होता क्या है, कम्युनिटी में पढ़ रहे हैं तो कम्युनिटी एरिया में जो नर्सेस होते हैं जब भी कम्युनिटी में विजिट करने के लिए जाते हैं, होम विजिट करने के लिए जाते हैं, डोर स्टेप पे जो भी कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनको हम केयर डिलीवर करते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग। तो कम्युनिटी एरिया में जितनी भी उनके हेल्थ के रिगार्डिंग नीड्स होते हैं उनको हम उन नीड से उन पेशेंट की या फिर कम्युनिटी के लोगों की मीट करते हैं। तब जब हम होम सेटिंग में उनके मीट कर रहे हैं डोर स्टेप पे जाके, तो क्या क्या चीजें नेसेसरी हैं, जो चीजें हमारे पास में होनी चाहिए जिसके थ्रू हम उन्हें केयर डिलीवर कर पाए। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए डिलीवरी किट होनी चाहिए जब भी हम होम विजिट कर रहे हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे। फैमिली फोल्डर्स होने चाहिए। फैमिली फोल्डर्स क्या होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है जो भी कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को हम एक फाइल में या फिर एक पेपर पे रिकॉर्ड करके रखते हैं। उनका नाम, उनका एज, उनका एरिया, किस एरिया में रह रहे हैं, उनके घर का सैनिटेशन कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, और नंबर ऑफ पीपल कितने लोग रह रहे हैं फैमिली में, कैसी फैमिली है, होम का एनवायरनमेंट कैसा है, कच्चा हाउस है या फिर पक्का हाउस है। तो इन सारी चीज़ों को फैमिली फोल्डर में हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड वन इज होम विजिटिंग बैग। और जब भी हम होम विजिट के लिए जा रहे हैं तो क्या हमारे पास होम विजिट बैग होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन ऑप्शन है ऑल ऑफ दो। तो जब भी हम कहीं पे भी कोई भी चीज करने जा रहे हैं तो हम पूरी प्रिपरेशन के साथ में जाते हैं। जब होम विजिट करने जा रहे हैं तो सारी ही चीजें हमारे पास में होनी चाहिए। डिलीवरी किट भी होना चाहिए, जो प्रेग्नेंट मदर्स हैं या फिर जो भी मदर्स हैं उनको पोस्टमार्टम हेमरेज से प्रिवेंट करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट या फिर इमरजेंसी ड्रग है उनको डिलीवर करने के लिए हमारे पास डिलीवरी किट भी होना चाहिए। इसी के साथ साथ फैमिली फोल्डर्स भी होना चाहिए कम्युनिटी एरिया के लोगों का हेल्थ स्टेटस रिकॉर्ड करने के लिए। इसी के साथ साथ हमारे पास होम विजिटिंग बैग भी होना चाहिए। जो होम विजिटिंग बैग होता है उसमें क्या क्या सारे ही इक्विपमेंट होते हैं जो भी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होते हैं। टेस्ट करने के लिए हमारे पास हेमोग्लोबिनोमीटर होता है, इसके थ्रू हम उनका ब्लड लेवल चेक करते हैं। इसी के साथ ही साथ थर्मोमीटर और बेसिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है वो हम कम्युनिटी बैग में कैरी करके जाते हैं जब भी होम विजिट करते हैं उस टाइम ड्यूरेशन पे। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दोस। सारी ही चीजें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए जब भी हम होम विजिट करने जा रहे हैं कम्युनिटी एरिया में उस टाइम ड्यूरेशन पे। डिलीवरी किट भी होना चाहिए, फैमिली फोल्डर्स भी होने चाहिए एंड होम विजिटिंग बैग भी होना चाहिए। सारे ही इक्विपमेंट क्या है, नेसेसरी है। बिफोर अ होम विजिट, किसी भी होम विजिट को मेक करने से पहले अ नर्स में प्रिपेयर वेरियस मटेरियल। सारी ही चीजें क्या करनी है, नर्सेस को प्रिपेयर करके रखनी है। पूरी प्रिपरेशन के साथ ही में हम कम्युनिटी एरिया में विजिट करने के लिए जाएंगे। डिलीवरी किट फॉर डिलीवरीज और द पोस्टमार्टम केयर। डिलीवरी के लिए या फिर पोस्टमार्टम केयर प्रोवाइड करने के लिए मदर को हमारे पास में डिलीवरी किट होना नेसेसरी है। उसमें जो भी बेसिक इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कॉमन इंस्ट्रूमेंट होते हैं, आर्टिकल्स हैं, वो हमारे पास डिलीवरी किट में अवेलेबल होने चाहिए। फैमिली फोल्डर्स इसी के साथ में होने चाहिए टू डॉक्यूमेंट फैमिली हेल्थ एंड इन्फॉर्मेशन। जो भी फैमिली का हेल्थ से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है उसको रिकॉर्ड करने के लिए। देन होम विजिटिंग बैग विद द नेसेसरी इक्विपमेंट एंड द सप्लाई। इसी के साथ ही साथ होम विजिटिंग बैग भी होना चाहिए जिसके थ्रू जो भी नेसेसरी इक्विपमेंट है या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सप्लाईज हैं वो हम कम्युनिटी एरिया में लोगों को प्रोवाइड कर पाए। इसी के साथ ही साथ होम विजिटिंग के प्रिंसिपल भी होते हैं। होम विजिटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब भी आप बीएससी नर्सिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे कम्युनिटी में आप एक बहुत अच्छा एक इलैबोरेट फॉर्म में टॉपिक है जिसमें आप मेरिट डिमेरिट के बारे में इसका पढ़ेंगे एंड प्रिंसिपल इसके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेनली प्रिंसिपल होता क्या है होम विजिटिंग का, कि हम कम्युनिटी एरिया में जो भी लोग हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी हम विजिट प्लान कर रहे हैं वो प्लान्ड होना चाहिए। सबसे पहला प्रिंसिपल इसका ये है। और जो भी कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें केयर को डिलीवर करेंगे। अफोर्डेबल होना चाहिए वहाँ के लोगों के लिए, प्लान्ड होना चाहिए, और जो भी वहाँ की लोगों की चीज़ें हैं
तो एक प्रिसाइज फॉर्म में, रिलायबल फॉर्म में जो भी हम मीट कर रहे हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, वो रिलायबल फॉर्म में हम गैदर करते हैं और कलेक्ट भी करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नर्सिंग प्रोसेस इज। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? क्या ये सिस्टमिक होता है या फिर साइंटिफिक है या पर्पसफुल है? लास्ट वन इज ऑल ऑफ दो, या फिर ये सभी हैं। नर्सिंग प्रोसेस होता क्या है? जब भी हॉस्पिटल सेटिंग में पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, उस टाइम पे 5 चीजें इसमें इंक्लूडेड होती है। सबसे पहले असेसमेंट आता है, देन प्लानिंग आता है, उसके बाद में हम गोल सेट करते हैं, देन इंटरवेंशन करते हैं, फिर उसके बाद में हम चीजों को इवैल्यूएट भी करते हैं। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है, ये जो जितने भी 5 स्टेप आते हैं नर्सिंग प्रोसेस के अंदर, ये एक साइंटिफिक अप्रोच भी होता है, सिस्टमिक होता है, क्योंकि सबसे पहले हम असेसमेंट करेंगे, फिर प्लान करते हैं, पहले प्लान और फिर असेसमेंट नहीं करते। तो ये कैसा एक प्रोसेस होता है? सिस्टमिक प्रोसेस होता है, हम सिस्टम बाय सिस्टम चलते हैं। देन इसके बाद ये कैसा होता है? एक साइंटिफिक अप्रोच होता है। साइंटिफिक का मतलब एविडेंस बेस्ड होता है। जो भी चीजें हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस लिए हो रही हैं, उनके फैक्ट को एविडेंस के बेस्ड पर ही हम पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं, या फिर जो भी हमने इंटरवेंशन दिया है उनको, तो वो कैसा होना चाहिए? साइंटिफिकली प्रूवन होना चाहिए। नेक्स्ट है पर्पसफुल। एक पर्पस होता है, जो भी हम नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं वो क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, पेशेंट की नीड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम पर्पस के साथ में पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? नर्सिंग प्रोसेस है। नर्सिंग प्रोसेस है क्या? नर्सिंग प्रोसेस सिस्टमिक प्रोसेस भी है, साइंटिफिक प्रोसेस भी है एंड पर्पसफुल प्रोसेस भी है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दो। The nursing process is systemic. It follows a structured approach to patient care. ये क्या प्रोवाइड करते हैं? एक स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। एक ऐसा प्रोसेस है, एक सिस्टमिक प्रोसेस है, जिसके थ्रू एक हमें स्ट्रक्चर मिलता है और उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही हम पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं। देन साइंटिफिक, इट इज बेस्ड ऑन द एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंड द रिसर्च। जो भी रिसर्चेस की गई हैं उनके बेस्ड के ही ऊपर हम पेशेंट को केयर डिलीवर करते हैं, या फिर जो भी हमने इंटरवेंशन मेड करा है तो वो कैसा होना चाहिए? एविडेंस के ऊपर और रिसर्चेस के ऊपर ही बेस्ड होना चाहिए, सो दैट हम क्या कर पाएंगे? अपने पेशेंट को बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर डिलीवर करते हैं। जो हम कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस या फिर नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो कैसा एक प्रोसेस है? एक पर्पसफुल प्रोसेस होता है। इट इज अ गोल ओरिएंटेड। क्या है? इसमें गोल को हम फॉलो करते हैं। जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, हम ये चीजें अपने माइंड में रखते हैं कि हमारे पेशेंट का जो प्रॉब्लम है, अगर पेशेंट पेन में है तो हम उस तरीके से इंटरवेंशन, उस तरीके से प्लान करेंगे कि पेशेंट का पेन लेवल कम हो जाए या फिर रिड्यूस हो जाए। एंड फोकस्ड ऑन द अचीविंग स्पेसिफिक पेशेंट आउटकम। किस लिए कर रहे हैं? स्पेसिफिक आउटकम को अचीव करने के लिए हम पर्पसफुल प्लानिंग करते हैं, जिससे पेशेंट का हेल्थ जल्दी से रिकवर हो, पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफ में वापस से लौटे। तो ये था हमारा नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? देन लाइफ स्पैन ऑफ द डोमेस्टिक फ्लाई इज। लाइफ स्पैन क्या होता है डोमेस्टिक फ्लाई का? नॉर्मली 1 to 5 डेज का होता है, या फिर 5 to 10 डेज का होता है, और 10 to 25 डेज का, या फिर 20 to 25 डेज का होता है। जो डोमेस्टिक फ्लाई होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है 10 to 25 डेज मैक्सिमम। The lifespan of a domestic fly can vary depending on the factors such as the food availability and the temperature and the humidity. Environment के ऊपर बेस्ड करता है कि उनका लाइफ स्पेन कितना है, या फिर नंबर ऑफ फ्लाइज वहां पे उस एरिया में कितनी है। अगर बहुत अच्छे से हाइजीन को मेड किया होगा, ज्यादा गंदगी नहीं होगी, टेम्परेचर नॉर्मल होगा, एरिया एकदम से क्लीन होगा, तो वहां पे फ्लाई का जो भी नंबर ऑफ फ्लाई है वो वहां पे होने का चांसेस कम होता है। इसी के साथ ही साथ अगर डर्टी एरिया है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कंटामिनेटेड वाटर पड़ा हुआ है या फिर फूड है, तो वहां पे फ्लाई के जो नंबर होते हैं वो काउंटिंग में बढ़ जाते हैं। एंड इसी के साथ ही साथ उनका लाइफ स्पेन भी बढ़ा हुआ होता है, ज्यादा होता है। While the exact life span can range widely, जो रेंज होती है वाइडली फ्लाइज की, डोमेस्टिक फ्लाइज की, वो कितनी होती है? 10 to 25 डेज इज within the plausible estimate certain condition। और ये किसके ऊपर बेस्ड करता है? certain कंडीशन के ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेस ऑफ द हेल्थ केयर। क्या क्या प्लेस होते हैं हेल्थ केयर के लिए? आंगनबाड़ी वर्कर सेंटर, क्या यहाँ पे केयर प्रोवाइड होती है? होम विजिट के थ्रू हम केयर प्रोवाइड करते हैं, या फिर स्कूल्स में विजिट करके जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हेल्थ के बारे में नॉलेज को गेन करके देन हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग या फिर उनकी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन इज ऑल ऑफ दोस, या फिर इनमें से सभी। प्लेस ऑफ हेल्थ केयर, ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पे हम लोगों को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं?
तो हम आंगनबाड़ी सेंटर पे भी जो आंगनबाड़ी वर्कर्स होते हैं वो फर्स्ट लाइन वर्कर की तरह काम करते हैं, फ्रंट एरिया में काम करते हैं, कम्युनिटी एरिया में केयर को डिलीवर करने के लिए। ऑन द अदर हैंड होम विजिट के थ्रू हमने पहला ही एमसीक्यू अपना प्रैक्टिस करा था होम विजिट के ऊपर। तो होम विजिट में भी नर्सेस क्या करती हैं, सारे ही इक्विपमेंट को लेकर डोर एरिया पे, जो भी कम्युनिटी एरिया में लोग रह रहे होते हैं उनके डोर स्टेप पे जाके केयर को डिलीवर करते हैं। थर्ड वन इज स्कूल में, स्कूल एरिया में भी क्या करते हैं, होम विजिट के थ्रू हेल्थ वर्कर जो है वहां पे जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए, कोविड वैक्सीन के लिए क्या हुआ था कॉलेजेस में और स्कूल्स में लोग जाके क्या कर रहे थे, ट्रीटमेंट को, वैक्सीनेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो ये तीनों ही जगह पे हम क्या करते हैं, हेल्थ को डिलीवर करते हैं। तो प्लेस ऑफ द हेल्थ केयर इज, हम हर एक जगह पे हेल्थ अपना जो भी ट्रीटमेंट है हम उसे डिलीवर कर पाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दो। हेल्थ केयर कैन बी प्रोवाइडेड इन द वेरियस सेटिंग इंक्लूडिंग, बहुत अलग अलग जगह है जहाँ पे हम हेल्थ केयर डिलीवर कर सकते हैं। आंगनबाड़ी सेंटर में भी फॉर द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। आंगनबाड़ी वर्कर जो मेनली फोकस करते हैं वो किसके ऊपर करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स के ऊपर करते हैं एंड द 5 ईयर ऑफ द एज में जितने भी बच्चे आते हैं उनके ऊपर वो फोकस करते हैं एंड उन्हीं को वो केयर भी डिलीवर करते हैं। होम विजिट फॉर द पेशेंट हु रिक्वायर केयर इन द होम। होम विजिट के थ्रू ऐसे पेशेंट जिनको केयर की रिक्वायरमेंट है या फिर केयर की नीड है या फिर वो किसी भी प्रॉब्लम में है, तो होम विजिटिंग के थ्रू हम उन्हें केयर प्रोवाइड करते हैं। स्कूल फॉर द स्कूल हेल्थ सर्विसेज एंड द हेल्थ एजुकेशन। स्कूल एरिया में जाके हेल्थ एजुकेशन को भी, जब आप कम्युनिटी एरिया में पोस्टिंग पे अपनी जाएंगे तो वहाँ पे आपको टॉपिक दिया जाता है हेल्थ एजुकेशन देने के लिए। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में या फिर जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पे जाके हेल्थ एजुकेशन देते हैं। इसी के साथ ही साथ जो भी हेल्थ से रिगार्डिंग सर्विसेज होती है, कॉमन सर्विसेज जो होती है वो भी डिलीवर करते हैं स्कूल में। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट अ लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का मतलब क्या होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। लाइव वैक्सीन क्या होता है, इसमें वीकेंड फॉर्म ऑफ वायरस या फिर बैक्टीरिया यूज करते हैं जो हम वैक्सीनेशन के फॉर्म में पेशेंट की बॉडी में या फिर किसी भी ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं सो दैट उनकी बॉडी में जो इम्यूनिटी लेवल होता है वो इनहेंस होता है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया या फिर वायरस से वो फाइट कर पाते हैं। तो मीजल्स का वैक्सीन लाइव वैक्सीन होता है, या फिर टीटी का, टिटनेस टॉक्साइड का, या फिर ओपीवी का, या फिर बीसीजी का। इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो नॉट लाइव वैक्सीन है, मीन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। तो इनमें से जो वैक्सीन है वो है टीटी का, मीन्स टिटनेस टॉक्साइड का जो वैक्सीन होता है वो लाइव बैक्टीरिया उसमें यूज नहीं करते हैं। ये लेटर ऑन लाइफ स्पेन के लिए इसमें टिटनेस के बैक्टीरिया के अगेंस्ट में वैक्सीनेशन दिया जाता है। एंड ऑन द अदर हैंड मीजल, ओपीवी एंड द बीसीजी में जो भी वैक्सीन होती है उसमें लाइव फॉर्म ऑफ जो बैक्टीरिया होता है ऑर्गेनिज्म उसका यूज किया जाता है। टीटी इज एन इनएक्टिवेटेड, ये कैसी वैक्सीन होती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होती है। वेयर आर द मीजल्स वैक्सीन इज अ लाइव अटेंडेंट वैक्सीन। ओपीवी ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन इज अ लाइव, जो ओरल देते हैं, लाइव वैक्सीन होती है। बीसीजी बैसिलस क्लाइमेट ग्यूरेन इज अ लाइव अटेंडेंट वैक्सीन, ये भी कैसा होता है, एक लाइव वैक्सीन ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्कोप ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी। क्या क्या स्कोप है रेड क्रॉस सोसाइटी के। अभी रेड क्रॉस सोसाइटी होता क्या है, रेड क्रॉस सोसाइटी ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसी टीम होती है जो डिजास्टर के टाइम पे लोगों की हेल्प करती है। डिजास्टर के टाइम पे जो भी हेल्थ के रिगार्डिंग लोगों को प्रॉब्लम होती है उनको उन्हें केयर डिलीवर करते हैं, उनको नीड के अकॉर्डिंग, उनकी एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी केयर है हम वो जो पेशेंट अफोर्ड कर सकते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू, रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू वो प्रोवाइड किया जाता है। तो स्कोप क्या है मेनली रेड क्रॉस सोसाइटी का, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना या फिर मैटरनल चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोवाइड करना और हेल्थ एजुकेशन देना, या फिर ऑल ऑफ दिस, या फिर इनमें से सभी। तो जो भी स्कोप है रेड क्रॉस सोसाइटी के वो ऑल ऑफ दोस है। रेड क्रॉस सोसाइटी में फर्स्ट एड भी प्रोवाइड किया जाता है डिजास्टर के टाइम पे, मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर भी ये डिलीवर करते हैं एंड हेल्थ एजुकेशन भी देते हैं। द रेड क्रॉस सोसाइटी प्रोवाइड्स अ रेंज ऑफ सर्विसेज, बहुत ज्यादा रेंज में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हेल्थ के रिगार्डिंग, फर्स्ट एड भी देते हैं, मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ केयर, विद दिस हेल्थ एजुकेशन भी ये प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर से आएगा, देखिएगा आप इसमें। ऑब्जेक्टिव ऑफ द हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिशमेंट, जो भी हेल्थ सेंटर एस्टैब्लिश किया जाता है तो मेनली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है,
प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज हैं हेल्थ केयर सेटिंग में हेल्थ केयर को डिलीवर करने के लिए, क्या वो प्रॉपर अमाउंट में यूज होने चाहिए, या फिर प्रोवाइड हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर है उसको प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर हेल्थ एजुकेशन डिलीवर करने के लिए, या ये सभी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है हॉस्पिटल सेंटर्स का, सारी ही चीजें हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज हैं हम क्या करते हैं हेल्थ सेंटर के थ्रू पेशेंट को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं, या फिर कम्युनिटी एरिया में उन सर्विसेज को ट्रांसफर करते हैं, डिलीवर भी करते हैं। तो हेल्थ सेंटर का एम मेनली क्या होता है, इनका गोल क्या होता है, प्रोवाइड करना हेल्थ केयर सर्विसेज, जितनी भी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के साइड से, मेटरनल के लिए, चाइल्ड्स के लिए, ओल्डर एज पीपल के लिए, वो सारी ही सर्विसेज डिलीवर करना। प्रोमोट द प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, प्रमोट करना जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो कम्युनिटी एरिया में लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम्स स्टार्ट कर रखी हैं उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, तो दैट वो क्या करेंगे, जो भी गवर्नमेंट ने सर्विसेज दी हैं अवेलेबल हैं उनका वो यूज कर पाएंगे, उनका लाभ उठा पाएंगे अपनी हेल्थ में, और जो उनका हेल्थ होगा वो प्रमोट भी होगा इसी के साथ में। ऑफर द हेल्थ एजुकेशन, इसी के साथ ही साथ कम्युनिटी एरिया में जाके, रूरल एरिया में जाके या फिर अर्बन एरिया में जाके हेल्थ एजुकेशन को डिलीवर करना, जिससे उनके प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना, गुड हाइजीन के बारे में उन्हें एजुकेट करना, जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, और उस एरिया में अगर वाइड एरिया में कोई पर्टिकुलर डिजीज स्प्रेड है तो उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन को उन लोगों को उसके रिगार्डिंग एजुकेट करना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हेल्थ सेंटर के, जो जिसके लिए स्टैब्लिश होता है प्रॉपर जो भी डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए नीड्स को, उनकी हेल्थ के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो उन्हें यूज करने के लिए इंकरेज करना, एंड प्रोवाइड द हेल्थ केयर, जो भी हेल्थ केयर सिस्टम में चीजें अवेलेबल हैं उनका यूज करना, एंड हेल्थ एजुकेशन भी डिलीवर करना। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। अभी नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है मैंने बताया था, इसमें 5 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला है असेसमेंट, दूसरा है प्लानिंग, थर्ड हम गोल को मेक करते हैं, देन इंटरवेंशन करते हैं, उसके बाद में इवेलुएट मीन्स जो भी हमने इंटरवेंशन करा उसके आउटकम को इवेलुएट करते हैं। तो इनमें से ऐसी कौन सा पॉइंट है जो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर नहीं आता? अगर आपने ध्यान से सुना है इन 5 पॉइंट्स को तो आप अच्छे से इस एमसीक्यू को कर पाएंगे। पहला है असेसमेंट, असेसमेंट क्या नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप है। इम्प्लीमेंटेशन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है। इवैल्यूएशन नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है, या फिर फैमिली प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है। या फैमिली प्लानिंग नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आता है? जी नहीं, नर्सिंग प्रोसेस का फैमिली प्लानिंग पार्ट नहीं है। ये नॉर्मली बेसिक नीड हम जब कम्युनिटी एरिया में और जो भी पेरेंट्स होते हैं, यंग कपल्स होते हैं, हम उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में ये प्रोग्राम होता है जो स्टार्ट हुआ, ये नर्सिंग प्रोसेस के अंदर में नहीं आता है। फैमिली प्लानिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द हेल्थ केयर, ये एक एस्पेक्ट है हेल्थ केयर का, बट नर्सिंग प्रोसेस का ये पार्ट नहीं है। बट इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, नर्सिंग प्रोसेस क्या क्या कंसिस्ट करता है मैंने आपको बताया, असेसमेंट को, डायग्नोसिस को, प्लानिंग को, इम्प्लीमेंटेशन एंड द इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज ट्यूबेक्टमी प्रोसीजर इज। अभी ट्यूबेक्टमी का मीन्स क्या होता है, ऑटमी जहाँ पे भी वर्ड आता है तो वहां पे ओपनिंग क्रिएट करते हैं, कट करके ओपनिंग क्रिएट करते हैं। ट्यूबेक्टमी मीन्स किसी ट्यूब में, तो कौन सी ट्यूबेक्टमी किससे रिलेटेड है, किस वर्ड से रिलेटेड है, ऐसा कौन सा सर्जिकल प्रोसेस है, किस ऑर्गन में परफॉर्म किया जा रहा है? रिमूवल ऑफ द यूट्रस, या यूट्रस को रिमूव करने के लिए ट्यूबेक्टमी वर्ड का यूज करते हैं, या फिर रिमूवल ऑफ द ओवरी, ओवरी को रिमूव करने के लिए ट्यूबेक्टमी का यूज करते हैं, या फिर कट इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में कट को मेक करने के लिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें क्या होगा, ट्यूबेक्टमी वर्ड का मतलब होता है कट इन द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में कट को मेक करना और सर्जिकली उसे रिपेयर करना। ट्यूबेक्टमी ऑल्सो नोन एज द ट्यूबल लिगेशन, ट्यूबली लिगेट करते हैं जिसके थ्रू जो भी फैलोपियन ट्यूब है उसको, उनके पार्ट्स को लिगेट कर देते हैं। द सर्जिकल प्रोसीजर वेयर द फैलोपियन ट्यूब्स आर कट, जिसको क्या किया जाता है, कट किया जाता है, सो दैट क्या कॉज करेगा, ये ब्लॉक टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, जिसके थ्रू मदर क्या है आगे प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्यूबेक्टमी के प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाता है। ट्यूबेक्टमी सर्जिकल प्रोसीजर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरिया ऑफ द यूनिसेफ। यूनिसेफ किस किस एरिया में काम करते हैं? यूनिसेफ और WHO मेनली इनका काम क्या होता है, हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी भी सर्विसेज होते हैं यूनिसेफ और WHO के थ्रू डिलीवर की जाती हैं। तो जो यूनिसेफ है उनका काम क्या है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना,
वुमेन डेवलपमेंट में सपोर्ट करना, मैटरनली जो भी प्रेग्नेंट वुमेन उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, या फिर चिल्ड्रन के डेवलपमेंट में काम करना, और ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। यूनिसेफ हर एक में काम करता है, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए भी, वुमेन डेवलपमेंट में भी काम करते हैं ये, एंड द चिल्ड्रन डेवलपमेंट के लिए भी ये काम करते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड, इंटीग्रेटेड इलनेस ऑफ द चाइल्डहुड एंड द न्यूनेटल में भी यूनिसेफ ने काम करा है, WHO ने भी काम करा है। मेनली इनका फोकस क्या रहता है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं एंड द 5 ईयर ऑफ द एज के जितने भी बच्चे हैं उनको ये केयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें हेल्थ एजुकेशन भी आता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड वर्क इन द एरिया इंक्लूडिंग द हेल्थ एजुकेशन, वुमेन डेवलपमेंट, पर्टिकुलरली इन द रिलेशन टू द मैटरनल एंड द चाइल्ड हेल्थ। किसमें फोकस कर रहे हैं, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ में फोकस करते हैं मेनली, एंड द चिल्ड्रन डेवलपमेंट में फोकसिंग ऑन द चिल्ड्रंस हेल्थ एजुकेशन एंड द वेलबींग। जो भी बच्चे हैं, जो भी चाइल्डहुड पीडियाट्रिक जो पॉपुलेशन है उसमें ये केयर प्रोवाइड करते हैं, उनके वेलबींग को देखते हुए वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके मॉर्बिडिटी एंड द मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए फोकस करते हैं, इसलिए इन्होंने ये सर्विसेज प्रोवाइड करी है। इन द फॉलोइंग विच इंडिकेटर्स इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द हेल्थ, ये जो दिए गए हैं इनमें से क्या इंडिकेट नहीं कर रहा है क्वालिटी ऑफ हेल्थ के लिए। रिलायबिलिटी, जो भी हम हेल्थ डिलीवर कर रहे हैं वो रिलायबल फॉर्म में होना चाहिए, या फिर न्यूट्रिशन एक पार्ट है किसका, इंडिकेटर्स इज नॉट अ यूनिक क्वालिटी। इनमें से ऐसा क्या चीज इंडिकेट कर रहा है जो गुड क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ हेल्थ के अंदर में नहीं आता है। नेक्स्ट है सेंसिबिलिटी एंड द स्पेसिफिक। तो इन द फॉलोइंग विच इंडिकेटर्स इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ द हेल्थ, इनमें से कौन सा इंडिकेटर क्वालिटी ऑफ केयर को या फिर क्वालिटी ऑफ हेल्थ को इंडिकेट नहीं करता है। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक पार्ट है हेल्थ केयर का, बट ये क्वालिटी ऑफ हेल्थ में नहीं आता है, ये एक एस्पेक्ट है बट क्वालिटी ऑफ हेल्थ में इसे कंसीडर नहीं करते हैं। न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो है हेल्थ के लिए, बट इट इज नॉट अ टिपिकली कंसीडर अ डायरेक्ट क्वालिटी ऑफ द हेल्थ केयर, डायरेक्ट क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर के लिए इसे कंसीडर नहीं किया जाता है। रिलायबिलिटी के लिए जो भी हम क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर डिलीवर कर रहे हैं, रीएश्योर करना है, हमें एश्योर्ड करना है कि वो कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर कम्युनिटी सेटिंग में हम कोई भी पेशेंट को डिलीवरी प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी एरिया के लोगों को, तो कंसिस्टेंट फॉर्म में करना। ये नहीं आज हमने सर्वे को मेक करा देन हमने 4 दिन के बाद मेक करा, तो हमें कंसिस्टेंसी रखना है, रेगुलर टाइम पीरियड बनाना है कि किस किस टाइम पे जाके हमें वहां पे पेशेंट के बारे में उनके डेटा को कलेक्ट करना है, कंसिस्टेंट फॉर्म में और डिपेंडेंट होना चाहिए। हम एक अकेले एक सिंगल मेंबर काम नहीं कर सकता, बट एज अ टीम वर्क हम इसको काम कर सकते हैं, सर्वे को मेड कर सकते हैं। सेंसिटिविटी मीन्स जो भी पेशेंट है हमारे उनकी हेल्थ को लेके सेंसिटिव होना है, एंड स्पेसिफिक ये रेफर करता है माइट टू बी, जो भी हम केयर डिलीवर कर रहे हैं पेशेंट को स्पेसिफिक फॉर्म में हो, उनकी पर्टिकुलर नीड के ही अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट को फीवर है तो हमें सिर्फ और सिर्फ उनके फीवर के ऊपर फोकस करना है, ये और बाकी की चीजों को नहीं देखना है, उसको थोड़ा सा रोक देना है। मेनली हमारी प्रॉब्लम क्या है, अभी पेशेंट किस प्रॉब्लम के साथ में, फीवर के साथ में, तो हमें क्या ट्राई करना है कि हम पेशेंट को ऐसा केयर दें जिससे उनका जो फीवर है वो नॉर्मलाइज हो जाए, उनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो जो भी हम केयर डिलीवर करते हैं क्वालिटी ऑफ हेल्थ में क्या आता है, वो केयर कैसी होनी चाहिए, रिलायबल फॉर्म में होनी चाहिए, सेंसिटिव होनी चाहिए एंड द स्पेसिफिक भी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ असेसमेंट रिक्वायर्ड स्टेथोस्कोप। कौन सा हम असेसमेंट करते हैं, 4 टाइप का असेसमेंट होता है। पहला होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या करते हैं, पेशेंट की कंडीशन को इंस्पेक्ट करते हैं, मीन्स नॉर्मली हम अपनी आईज का यूज करते हुए उनका जो भी हेल्थ है उसको असेस करते हैं। इंस्पेक्शन के बाद में हम पैल्पेशन करते हैं, पैल्पेट करके उनके स्किन एरिया पे चेक करते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, टेंडरनेस प्रेजेंट है या फिर नहीं है। देन उसके बाद में अस्कल्टेशन का यूज किया जाता है। अस्कल्टेशन के लिए हम क्या करते हैं, साउंड को सुनते हैं, बबल साउंड को हेयर करते हैं। रेस्पिरेटरी में कोई भी अबनॉर्मल साउंड तो प्रेजेंट नहीं है तो उसको हेयर करने के लिए हम साउंड को यूज करते हैं अस्कल्टेशन में। देन फोर्थ आता है परकशन, मीन्स टैप करके हम वहाँ पे जो भी इंटरनल ऑर्गन है या फिर टिश्यूज है उनकी नॉर्मल स्टेटस को फाइंड आउट करने के लिए परकशन का यूज किया जाता है। तो ये होते हैं हेल्थ असेसमेंट के जो भी 4 मैंने आपको बताया। हेल्थ असेसमेंट में 4 आता है फिजिकल असेसमेंट के लिए। तो पहला है अस्कल्टेशन। स्टेथोस्कोप का यूज अस्कल्टेशन के लिए किया जाता है। क्या अस्कल्टेशन का मीन्स क्या होता है, अस्कल्टेशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट के जो भी साउंड होता है उसको सुनने के लिए हम क्या यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं।
पैल्पेशन, पैल्पेट करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, या फिर परकशन करने के लिए स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं। परकशन करने के लिए तो हम टैपिंग करके नॉर्मली जो टिश्यूज हैं और इंटरनल ऑर्गन है उनकी स्टेट को फाइंड आउट करते हैं। एंड द इंस्पेक्शन मीन्स इंस्पेक्शन करने के लिए, इंस्पेक्शन तो अपनी आईज का यूज करके ही कर सकते हैं। मैंने बता ही दिया है आपको कि कौन सा आंसर ठीक है इसमें। स्टेथोस्कोप का फिजिकल असेसमेंट में या फिर हेल्थ असेसमेंट में किस लिए स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं? तो अस्कल्टेशन का जब प्रोसेस हम कर रहे होते हैं उस टाइम पे हमें स्टेथोस्कोप की नीड होती है, क्योंकि साउंड को हम स्टेथोस्कोप की हेल्प से ही सुन पाएंगे। अस्कल्टेशन इज द प्रोसेस, एक प्रोसेस होता है लिसनिंग ऑफ द इंटरनल साउंड, इंटरनल ऑर्गन के साउंड को सुनने के लिए हम अस्कल्टेशन के लिए स्टेथोस्कोप को यूज करते हैं ऑफ द बॉडी सच एज द हार्ट बीट ऑफ द लंग एंड यूजिंग अ स्टेथोस्कोप। हार्ट बीट को फाइंड आउट करने के लिए या फिर लंग में क्या क्या एक्टिविटी चल रही, पेरिस्टालिस मूवमेंट को फाइंड आउट करने के लिए स्टेथोस्कोप की हेल्प से ही हम इसको सुन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी मदर टू बेबी ट्रांसफर्ड इम्यूनिटी इज कॉल्ड। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी, जब भी मदर ने बेबी को डिलीवर करा है उस टाइम पे मदर से बेबी की बॉडी में कौन सा इम्यूनिटी ट्रांसफर होता है, तो उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं क्या? नेचुरली मतलब बेबी की बॉडी में नेचुरली प्रेजेंट है और एक्टिव फॉर्म में है ये। नेचुरल पैसिव, नेचुरली बेबी की बॉडी में है, एक्वायर करी है उन्होंने बर्थ के टाइम पे, बट कैसी है? पैसिव फॉर्म में, मीन्स दूसरे अदर साइड से उनको मिला है, पैसिवली मिला है। आर्टिफिशियली एक्टिव, आर्टिफिशियल मीन्स बाहर से वैक्सीनेशन लिया है, एक्वायर्ड करा है, और वो कैसा है? एक्टिव फॉर्म में। मैंने बताया था ना लाइव वैक्सीन के बारे में एंड इनएक्टिवेट वैक्सीन के बारे में। फोर्थ वन इज आर्टिफिशियल वैक्सीन, मीन्स आर्टिफिशियली हमने बाहर से एक्वायर्ड करा है, बट कैसा है? पैसिव फॉर्म में, अभी एक्टिव फॉर्म में नहीं है, बट लेटर ऑन जब भी वो बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होगा तब उस टाइम पे ये काम करेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डिलीवरी, जब भी मदर डिलीवर कर रहे हैं बेबी को, और जो इम्यूनिटी बेबी की बॉडी में डिलीवर होता है उस इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। मीन्स ये नेचुरली बेबी की बॉडी में प्रेजेंट है, और पैसिव का मतलब क्या होता है? मीन्स उनकी अपनी बॉडी में नहीं है, बट उन्होंने एक्वायर करा है अपने मदर से, बट नेचुरली है, बाय बर्थ उनको ये इम्यूनिटी मिला है। तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ द एंटीबॉडीज फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड। ये कहाँ से हो रहा है ट्रांसफर? मदर की बॉडी से बेबी की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी और द ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोवाइडिंग अ टेम्परेरी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इन्फेक्शन। किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट में ये प्राइमरी प्रोटेक्शन का काम करता है, जो इम्यूनिटी बेबी को ट्रांसफर होती है मदर की बॉडी से। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग किस लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर किस में एक्वायर्ड मतलब किस में नीड नहीं होता है इसका? जब भी पेशेंट का टेम्परेचर 305 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उस टाइम ड्यूरेशन पे क्या पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग का नीड होता है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, जब बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या उस टाइम पीरियड पर कोल्ड स्पंजिंग की नीड होगी? बॉडी का टेम्परेचर 101 डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या उस टाइम पे बेबी को या फिर पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग का नीड होगा? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर है, क्या उस टाइम पे पेशेंट को कोल्ड स्पंजिंग की नीड होगी? कोल्ड स्पंजिंग करते क्यों है? जब बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो कौन से टाइम पे हमें कोल्ड स्पंजिंग की नीड नहीं है? यहाँ पे क्या दिया है? डज नॉट रिक्वायर द कोल्ड स्पंजिंग। तो जब भी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो नॉर्मली पीसीएम के थ्रू हम उसे ट्रीट कर सकते हैं और उसमें कोल्ड स्पंजिंग की नीड नहीं होती। बट जैसे ही बेबी पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव जाता है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, उस टाइम पे पेशेंट को हमें कोल्ड स्पंजिंग ही देना है उनके टेम्परेचर को नॉर्मलाइज करने के लिए। कोल्ड स्पंजिंग इज टिपिकली यूज्ड टू रिड्यूस द हाई फीवर। क्यों यूज किया जा रहा है कोल्ड स्पंजिंग को? जो हाई फीवर है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। आ टेम्परेचर कितना है? 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है, रिलेटिवली नॉर्मल, एंड द कोल्ड स्पंजिंग माइट नॉट बी नेसेसरी। उसमें कोल्ड स्पंजिंग नॉर्मली यूज नहीं होती जब बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है उस टाइम पर। नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेथोस्कोप इज यूजफुल टू मेजर। अभी हमने देखा था ना फिजिकल असेसमेंट में स्टेथोस्कोप का किस लिए यूज किया जाता है। अभी यहाँ पे हमारा एमसीक्यू बन रहा है इसी से, स्टेथोस्कोप इज यूजफुल टू मेजर। किस लिए यूजफुल है स्टेथोस्कोप? क्या चीज मेजर करने के लिए?
हार्ट रेट को मेजर करने के लिए, या फिर बबल साउंड को सुनने के लिए, या फिर टेम्परेचर को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है, या फिर डी, ए और बी, या फिर इन तीनों में से ये तीनों ही। तो हम देखेंगे स्टेथोस्कोप का यूज हम हार्ट रेट को सुनने के लिए भी करते हैं, बबल साउंड को सुनने के लिए भी करते हैं, एंड द टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए वाला हार्ट रेट को सुनने के लिए करेंगे, बबल साउंड को हेयर करने के लिए करते, और डी वाला मींस डी, ए, बी एंड द डी। सी वाला नहीं, टेम्परेचर को स्टेथोस्कोप से हम मेजर नहीं कर सकते। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो हमें थर्मोमीटर की नीड होती है। ये कंफ्यूज करने वाला है यहाँ पे जब भी डी, ए, बी लिखा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। स्टेथोस्कोप इज यूज्ड टू लिसन द हार्ट रेट एंड द साउंड बबल साउंड। हार्ट रेट को सुनने के लिए और बबल साउंड को या फिर किसी अदर साउंड को हेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉडी के किसी भी साउंड को हेयर करने के लिए स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे आई पिल इज। आई पिल का यूज क्यों किया जाता है? ये कॉन्ट्रासेप्टिव होती है। आई पिल कैसा मेडिकेशन है? कॉन्ट्रासेप्टिव है। वंस अ मंथ पिल, वंस अ मंथ में सिर्फ एक बार लेने वाला है, या फिर पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, या फिर मेल पिल है, या फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है। चलिए देखते हैं। आई पिल कैसा है? एक पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है। मींस आई पिल आल्सो नोन एज द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, मींस अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद में जो मदर है वो क्या लेते हैं? आई पिल्स को लेते हैं। इज यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ हार्मोन्स दैट कैन प्रिवेंट ओव्यूलेशन और द फर्टिलाइजेशन। ये प्रेगनेंसी को कंसीव करने से प्रिवेंट करते हैं ये मेडिकेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इनमें से क्या क्या कंपोनेंट हैं जो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं? बायोटिक फैक्टर्स, जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। या फिर टोपोग्राफी फैक्टर्स, जो भी ज्योग्राफिकल एरिया है, लैंड है, वो मैटर करता है एनवायरनमेंट के लिए। या फिर क्लाइमेटिक फैक्टर इन्वॉल्व होते। क्लाइमेटिक फैक्टर मीन्स जो भी वेदर है, एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो मैटर करता है किसमें? कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट में। या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से सभी। सो इनमें से सभी क्या है? इन्वॉल्व है किसमें? कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट में। ये सारी ही चीजें एनवायरनमेंट को मेक करती हैं। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इंक्लूडिंग, ये सारे ही कंपोनेंट क्या है? इन्वॉल्व है। बायोटिक फैक्टर्स भी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें इंक्लूडेड है। टोपोग्राफी जैसे मैंने बताई, फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंड को ये इंडिकेट करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर मींस वेदर एंड द क्लाइमेट कंडीशन के ऊपर जो भी एनवायरनमेंट है, ये सारी ही चीजें एनवायरनमेंट के ऊपर, एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज। अभी रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में हमने एक एमसीक्यू को देखा था, मैंने बोला है ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस जरूर से आएंगे। रेड क्रॉस सोसाइटी का काम क्या होता है? डिजास्टर के टाइम पे, डिजास्टर की सिचुएशन में लोगों को केयर डिलीवर करना, मीन्स मदर को भी, चिल्ड्रंस को भी, और उन्हें हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड करना। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में है, जिनेवा में है, इटली में है, या फिर फ्रांस में है। तो द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी इज इन जिनेवा, मीन्स स्विट्जरलैंड में है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इज हेडक्वार्टर इन द जिनेवा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट अ कंबाइंड वैक्सीन। इनमें से कंबाइंड वैक्सीन का मतलब क्या होता है? वर्ड का मीन्स दो चीजें एक वैक्सीन को मिलकर बना रहे हैं, दो कंपोनेंट्स का यूज किया जा रहा है वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए। तो बीसीजी का जो वैक्सीन होता है, क्या उसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट यूज होते हैं वैक्सीन को मेक करने के लिए? MMR मीजल्स, मम्स, रूबेला, DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस एंड द DT का वैक्सीन बनाने के लिए क्या इसमें कंपोनेंट का कंबाइंड वैक्सीन है ये या फिर नहीं है? जो पीसीजी का वैक्सीन होता है ये कंबाइंड वैक्सीन नहीं होता। ये ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए कहते हैं, जिसका नाम होता है बैसिलस क्लेमेट ग्यूरे इज अ वैक्सीन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस। ये किस लिए वैक्सीन होता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए होता है। इसमें एक ही ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है वैक्सीन को मेड करने के लिए। एंड द MMR जो भी है, MMR की वैक्सीन में मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये कंबाइंड वैक्सीन होता है। DPT का भी वैक्सीन कैसा होता है? कंबाइंड होता है।
एंड द डिप्थीरिया टिटनेस का जो वैक्सीन होता है इसमें भी 2 चीजें इन्वॉल्व होती हैं और ये भी एक कंबाइंड वैक्सीन है। कंबाइंड वैक्सीन का मतलब क्या होता है, जिसमें एक से ज्यादा कंपोनेंट इन्वॉल्व हो किसी भी वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए या फिर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया। इनमें से कौन सा ट्रीटमेंट है डायरिया को ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक के थ्रू हम डायरिया को ट्रीट कर सकते हैं, जिंक टैबलेट के थ्रू हम डायरिया को ट्रीट कर सकते हैं, ओआरएस के थ्रू डायरिया को ट्रीट किया जाता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, या फिर इनमें से सभी। इन तीनों का यूज करके सबसे आइडली मेथड क्या है डायरिया को ट्रीट करने के लिए। मेनली पीडियाट्रिक पेशेंट में कॉमन होता है, अडल्ट में भी दिखता है, पर पीडियाट्रिक पेशेंट में ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को कॉज करता है। तो ओआरएस जो है आइडली इसका मेथड है। इसी के साथ ही साथ हम जिंक टैबलेट और एंटीबायोटिक भी देते हैं डायरिया को ट्रीट करने के लिए। तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ओआरएस इज अ की ट्रीटमेंट। ओआरएस क्या है, की ट्रीटमेंट है, क्योंकि डिहाइड्रेशन अगर डायरिया हो रहा है, नंबर ऑफ द स्टूल बहुत ज्यादा पास कर रहे हैं पेशेंट, तो उस टाइम पे बॉडी में बहुत ही ज्यादा डिहाइड्रेटेड हो जाती है उनकी बॉडी, उसको ट्रीट करने के लिए ओआरएस का यूज किया जाता है टू प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन। While the zinc tablet may also be used and the antibiotics not always necessary. एंटीबायोटिक्स का ज्यादातर तो यूज नहीं किया जाता, बट फिर भी मिली एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, एंड इसी के साथ ही साथ जिंक का भी यूज किया जाता है डायरिया को ट्रीट करने के लिए या फिर क्योर करने के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग क्या है, हम जो कपल्स होते हैं उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करते हैं, बताते हैं कि फैमिली प्लानिंग क्या है, कभी उन्हें फैमिली प्लानिंग करना चाहिए अपनी मैरिज के बाद में, और 2 बच्चों के बीच में कितना गैप उन्हें लेना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं इसके बारे में उन्हें एजुकेट करना चाहिए, पॉपुलेशन के बारे में बताते हैं फैमिली प्लानिंग में। तो इन सारे जो भी पॉइंट्स हमें दिए गए हैं, ऑप्शन दिए गए, इनमें से फैमिली प्लानिंग का क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है। इंटरवल एटलीस्ट 3 ईयर बिटवीन द 2 चिल्ड्रन। 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए। प्रमोशन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो भी कपल्स हैं उन्हें प्रमोट करना है, उन्हें एजुकेट करना है, या फिर प्रमोशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए उन्हें प्रमोट करना है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव फैमिली प्लानिंग का नहीं है। कंफ्यूजिंग वाला थोड़ा सा ये एमसीक्यू है। नन ऑफ द फैमिली प्लानिंग के ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। फैमिली प्लानिंग में ये भी बताया जाता है कि आपको 2 बच्चों के बीच में इंटरवल रखना है, इसी के साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए भी जो भी कपल्स हैं उनको प्रमोट करते हैं, एंड द प्रमोशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिवली भी मदर की हेल्थ को प्रमोट करने के लिए भी फैमिली प्लानिंग में इसके लिए भी उन्हें एजुकेट किया जाता है कपल्स को। All the option listed, intervals between the children, promotion of the contraceptive and the reproductive health are the objective or the aspect of the family planning. ये सारे ही objective and the aspect हैं किसके family planning के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कोरोना इज आ। कोरोना क्या है, कोविड के बारे में तो आप सभी जानते हैं। तो कोरोना इज अ वायरस, ये वायरल फीवर होता है, वायरल डिजीज है या फिर बैक्टीरियल है, पैरासाइटिक है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो कोरोना इज अ वायरल डिजीज। कोरोना कैसा है, वायरल डिजीज है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करता है। कोविड-19 कॉज्ड बाय द SARS वायरस इज अ वायरल ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये कैसा है, रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ द होम विजिट। इसमें से मेरिट का मीन्स होता है एडवांटेज या फिर गुड क्वालिटी किसी भी चीज की। क्या क्या मेरिट्स हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं होम विजिटिंग के अंदर। तो इनमें से क्या क्या मेरिट नहीं है होम विजिट की। नर्सेस हैज टू वेट मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द होम विजिट। नर्सेस क्या करते हैं, जब भी होम विजिट को मेक कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है समटाइम। अगर हम हर एक घर में जाके उनका डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं, तो नॉर्मली ये कैसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो होता ही है। पर्सन फील कंफर्टेबल इन द होम सेटिंग। पर्सन क्या है, लोग क्या है, अपने घर की सेटिंग में जब भी हम उनसे मीट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ के बारे में डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं, तब वहाँ पे उस टाइम पे वो कंफर्टेबल फील करते हैं। कम्युनिटी नर्सेस कैन कीप द फुल कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द होम विजिट। होम विजिट के टाइम पे कम्युनिटी एरिया में नर्सेस क्या कर पाते हैं, फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ में पेशेंट से डील कर पाते हैं। या फिर ऑल ऑफ द इनमें से सारे ही क्या है, मेरिट नहीं है। क्या, किसकी, होम विजिट की।
इनमें से क्या मेरिट नहीं है? तो पर्सन फील कंफर्टेबल इन द होम सेटिंग। होम सेटिंग में जब भी हम अगर हमारे घर पे आके डॉक्टर्स हमसे बात कर रहे हैं, हमारी हेल्थ के बारे में हिस्ट्री ले रहे हैं, हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए कंफर्टेबल ही होगा ना, हमें थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो कम्युनिटी एरिया के लोग कैसा फील करते हैं? कंफर्टेबल फील करते हैं। कम्युनिटी नर्सेस कैन कीप द फुल कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द होम विजिट। जब भी नर्सेस क्या करें, कम्युनिटी एरिया में डायरेक्ट पेशेंट से जाके मीट कर रहे हैं, तो उनकी नीड से, उनके घर की सिचुएशन को देख के, सैनिटेशन कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, उन सारी चीजों को ध्यान में रख के वो केयर प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ये एडवांटेज है किसके? होम विजिट के। एंड ये जो है पहला वाला ऑप्शन, नर्स हैज टू वेट, नर्सेस को वेट करना पड़ता है मैनी टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के लिए ड्यूरिंग द होम विजिट। होम विजिट जब भी वो बनाते हैं फिर मेक करते हैं। तो ये कैसा है? डीमेरिट है होम विजिट का। Waiting for the patient or dealing with the unpredictable schedule can be a challenge or the drawback of the home visit rather than a benefit। ये बेनिफिट नहीं है, किसी भी नर्स के लिए टाइम बहुत ही प्रेशियस होता है और वैल्यूएबल भी होता है। और जब भी हम होम विजिट कर रहे हैं, कभी घर का कोई मेंबर घर के ऊपर नहीं है या फिर कोई घर के लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सारी चीजें क्योस को भी क्रिएट करती हैं और बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन इज रिलेटेड टू द फिजिकल एग्जामिनेशन। जो भी हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, मीन्स इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, एंड परकशन करते हैं, तो ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन हमने परफॉर्म किया, ये किससे रिलेटेड होता है? पेशेंट्स फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री से रिलेटेड करेगा क्या? सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करते हैं इसके थ्रू, या फिर ऑब्जेक्टिव डेटा को हम कलेक्ट करते हैं? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? हम कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव डेटा कलेक्शन। क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन इन्वॉल्व कलेक्टिंग ऑब्जेक्टिव डेटा थ्रू द ऑब्जर्वेशन, पैल्पेशन एंड द परकशन एंड द अस्कल्टेशन। अस्कल्टेशन के थ्रू, पैल्पेशन के थ्रू, परकशन के थ्रू हम क्या गैदर कर पाते हैं? ऑब्जेक्टिव डेटा को गैदर कर पाते हैं। नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। नर्सिंग प्रोसेस किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? बेस्ड है। ऑरलैंडो नर्सिंग प्रिंसिपल। नर्सिंग प्रोसेस क्या होती है? वही 5 स्टेप जिसमें हम असेसमेंट करते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल को सेट करते हैं, इंटरवेंशन करते हैं एंड द इवैल्यूएशन करते हैं। तो ये किसने दिए, किसके ऊपर बेस्ड है? ऑरलैंडो नर्सिंग प्रिंसिपल के ऊपर, या फिर ऑक्सफोर्ड नर्सिंग थ्योरी के ऊपर, या फिर मैक्सवेल नर्सिंग थ्योरी के ऊपर, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ द दोज। तो जो नर्सिंग प्रोसेस है वो ऑरलैंडो नर्सिंग प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है, इन्हीं ने दिया था नर्सिंग प्रोसेस को। The nursing process is a systemic scientific approach to the patient care influenced by the various nursing theory and the models। बहुत सारे थ्योरीज किए गए, बहुत सारे मॉडल्स बनाए गए हैं नर्सिंग प्रोसेस को मेक करने के लिए। तो कौन सा, किसके ऊपर ये बेस्ड है? ऑरलैंडो नर्सिंग प्रिंसिपल के ऊपर नर्सिंग प्रोसेस बेस्ड है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट की हेल्थ के लिए जो भी ट्रीटमेंट को मेक करते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए करते हैं। मेल पिल्स इज फॉर्मुलेटेड। मेल पिल्स किस लिए बनती हैं या फिर किससे बनती हैं? मस्टर्ड सीड का यूज करते हुए, या फिर कॉटन सीड से, कस्टर्ड सीड से, या फिर ऑल ऑफ द अबव, या फिर इनमें से सभी। तो जो मेल पिल्स फॉर्म्ड होती हैं वो यूज होती हैं कॉटन सीड का यूज करते हुए, उसी के थ्रू से फॉर्मुलेट किया जाता है। गॉसिपोल अ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन सीड एक्सेप्ट। इसके थ्रू, कॉटन सीड के थ्रू हम गॉसिपोल को बनाते हैं। क्या है ये? एक मेल पिल होता है, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। Which fever is known as the break bone fever? ऐसा कौन सा फीवर है जो ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा फीवर जिसमें पैरों में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, बहुत ही मतलब ऐसा पेन होता है जो अनटोलरेबल होता है, पेशेंट टोलरेट नहीं कर पाते। तो डेंगू के फीवर में ऐसा साइन और सिम्टम्स दिखता है कि पेशेंट कंप्लेंट कर रहे हैं पैरों में दर्द की, या फिर टाइफाइड फीवर में ऐसा दिखता है। टाइफाइड फीवर कैसा होता है? ये तो इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है और बहुत ज़्यादा पेशेंट का जो लीवर होता है वो अफेक्टेड होता है, एंड इसी के साथ ही साथ डायरिया होने के भी चांसेस होते हैं इसमें। मलेरिया फीवर, मलेरिया में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, पेशेंट को ठंड लग के बुखार आता है, ऑल ऑफ द अबव या फिर इनमें से सभी। तो ब्रेक बोन फीवर हम उसको कहते हैं, डेंगू फीवर को ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। Dengue fever is often referred to as the break bone fever due to the severe muscle and the joint pain associated with it। जब भी डेंगू फीवर पेशेंट को होता है तो उसके साथ क्या चीजें एसोसिएटेड है? पेशेंट को पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होगा, जॉइंट पेन होता है, इसी के साथ साथ सभी डेंगू फीवर को क्या कह रहे हैं? ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे
Which of the following is not an example of the combined audio visual aids? कंबाइंड ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या फिर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ऑडियो विजुअल एड के अंदर नहीं आता? रेडियो, क्या ये एक ऑडियो विजुअल एड है? ऑडियो हम इसे सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। टेलीविजन, क्या हम इसमें से सुन और देख दोनों चीजें कर सकते हैं? लैपटॉप के थ्रू क्या हम सुन और देख सकते हैं? या फिर फिल्म, कोई भी मूवी हम देखते हैं तो उसके थ्रू हम सुन और देख सकते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑडियो विजुअल एड नहीं है? रेडियो। सिर्फ रेडियो के थ्रू हम सुन सकते हैं। ये विजुअल एड है, ये ऑडिबल एड्स है बट विजुअल एड नहीं है। रेडियो इज एन ऑडियो ओनली मीडियम वेयर एज द कंबाइंड ऑडियो विजुअल एड इंक्लूड द टेलीविजन, लैपटॉप एंड द फिल्म। इनके यूज करते हुए ये तीनों चीजें क्या है? ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर आती है। बट रेडियो क्या है? ये एक केवल साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो ये ऑडियोबल एक डिवाइस होता है। Which of the following is an important for the home visit? इनमें से क्या चीजें इंपॉर्टेंट है होम विजिट के लिए? होम विजिट में क्या क्या चीजें हम करते हैं? असेसमेंट करते हैं, पेशेंट की हेल्थ को लेकर ऑब्जर्वेशन को भी मेट करते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑल ऑफ द दीज। सारे ही ऑप्शन क्या है? असेसमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड द इवैल्यूएशन भी हम करते हैं। तो होम विजिट इन्वॉल्व करता है असेसमेंट को भी, पेशेंट नीड एंड द एनवायरमेंट, ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट कंडीशन एंड सराउंडिंग एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ द केयर। जो भी हमने केयर डिलीवर किया है वो कितना ही इफेक्टिव है, उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करने की नीड होती है? होम विजिट के थ्रू हम असेसमेंट भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं, इवैल्यूएट भी करते हैं उनकी कंडीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट वन इज विच ऑफ दीज हेल्थ सर्विसेज इज मेनली फोकस्ड इन द कम्युनिटी है। जब भी हम कम्युनिटी एरिया में हेल्थ केयर सेटिंग में जाते हैं पेशेंट को केयर को डिलीवर करने के लिए, तो मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम क्या देखते हैं? रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस करते हैं, प्रमोट करते हैं उनकी हेल्थ को, या फिर डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, या फिर क्यूरेटिव सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो मेन जो हेल्थ केयर सर्विसेज है जब भी हम पेशेंट को कम्युनिटी एरिया में प्रोवाइड करते हैं तो किसके ऊपर फोकस करते हैं? प्रिवेंशन के ऊपर फोकस करते हैं। जब भी आप कम्युनिटी में पढ़ेंगे तो जैसे मेडिकल सर्जिकल में तो मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है, बट कम्युनिटी में प्रिवेंशन के ऊपर फोकस किया जाता है। जितने भी प्रोग्राम है ये प्रिवेंशन के ऊपर ही डिपेंड है कि किस पर्टिकुलर डिजीज को हम क्या प्रिवेंटिव मेजर यूज करते हैं जिसके थ्रू हम ट्रीट कर सकते हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज फोकस ऑन द प्रोमोटिंग हेल्थ एंड द प्रिवेंटिंग डिजीज रादर देन जस्ट क्यूरेटिव एंड द रिहैबिलिटेटिव केयर। रिहैबिलिटेशन और क्यूरेटिव पे भी फोकस किया जाता है, बट मेनली फोकस किस पे होता है? प्रिवेंशन के ऊपर होता है। तो इसी के साथ ही साथ हमने 30 MCQ को इस वीडियो में कवर किया है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। आई होप आपने सारी ही MCQ बहुत अच्छे से पढ़े होंगे और आप सभी जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ अपने CNET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारी भी प्रेयर आपके लिए यही है कि आप अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को क्रैक करें और आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले एडमिशन के लिए, और जिसके थ्रू आप अच्छा सा अपना नर्सिंग में अपना करियर स्टार्ट कर पाएं। और GDC नर्सिंग क्लासेस में आपको जैसे इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही, वैसे ही आपके BSc नर्सिंग कोर्स के लिए भी हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको हमने स्टार्ट करा है। एनाटॉमी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एंड अडल्ट हेल्थ नर्सिंग, उसके बारे में भी हम पढ़ाते हैं इस चैनल पे। तो आई होप ये चैनल आपके लिए, आपकी जर्नी के लिए नर्सिंग में, मेडिकल फील्ड में बहुत ही बेनिफिशियल है। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा इसी तरीके से, और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपको टाइमली मिलते रहे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपने वीडियो के थ्रू क्या चीजें लर्न करी हैं, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए जो CNET एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नर्सिंग में, BSc नर्सिंग में वो पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू क्लास।